अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टर्म का सिलेबस, जो कि स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 से। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने का जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो बताऊँगी। ठीक है। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो बोर्ड में आपको पेपर में जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में MCQs जो हैं वो 12 आते हैं। ठीक है। और हर MCQ जो है उसका 1 नंबर का होता है, यानी ईच MCQ कैरी 1 मार्क। ओके, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। ठीक है। उस सबसे पहले जब आपको पेपर दिया जाएगा, यहाँ आपने अपना नेम, रोल नंबर और सेक्शन लिखना है। सेक्शन तो यहाँ पे खैर नहीं आएगा, क्योंकि ये हम बोर्ड वाला पेपर तो नहीं है, बोर्ड वाले पेपर में सेक्शन नहीं होता, जस्ट आपने नेम और रोल नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका MCQ होगा सबसे पहले आपने इसको पढ़ना है, जो आपको ठीक लग रहा होगा उस पर टिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है इसमें से लग रहा है कि कोई राइट ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपको अच्छे से याद करना होगा तभी आप पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको राइट ऑप्शन नहीं पता, लेकिन आपको डाउटफुल लग रहा हो जो कि ये वाला हो सकता है, तो आप उस पर टिक करें। लेकिन आपने यहाँ पे फाइनल जो आंसर होगा उसको आपने जो फिल करना होता है, वो उसके लिए आपको एक बबल शीट दी जाती है, इस तरह की होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट MCQs का राइट ऑप्शन बी है, तो आपने क्या करना है, ये आपको जो बबल शीट दी जाएगी इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला MCQ यानी फर्स्ट नंबर होगा उसका बी वाला जो है उसके नीचे आपने उसको फिल कर देना है, बबल को। ठीक है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है और जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको यहाँ पे फिल करते जाना है। ठीक है। उसके लिए उसके बाद आपको दी जाती है एक इस तरह की शीट। ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे डेट लिखनी होती है। ठीक, जैसे कि अगर अब बात करूँ तो यहाँ पे 28 हमारे पास जुलाई है। ठीक है। तो डेट आएगी 28 यानी उसके बाद मंथ है 7, तो 07 लिखना है। अगर 11 होगा तो 1। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपका 1 2 3 4 5 मंथ यानी जो है उसके साथ ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद ईयर जौन सा भी जा रहा है, जैसे 2020 2020 पूरा लिखना है। उसके बाद आपकी शिफ्ट होती है मॉर्निंग या इवनिंग, तो आपकी जो वाली शिफ्ट होगी उसके बबल में आपने फिलिंग करनी है। ठीक है। जैसे अब मैं मॉर्निंग की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट लिखनी है 28 जुलाई, या इस तरह भी लिख सकते हैं 2807 2020। ठीक है। उसके बाद आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, मैट्रिक या इंटर का, तो ऑब्वियसली 9th क्लास है तो मैट्रिक का है, तो मैट्रिक में आपने फिल करना है। उसके बाद पार्ट 1, 9th के लिए पार्ट 1 होता है और 10th के लिए पार्ट 2, तो आप लोग पार्ट 1 पे फिल करेंगे। उसके बाद होता है एनुअल या सप्ली, तो ऑब्वियसली एनुअल आपका जा रहा है तो एनुअल पे करेंगे। जिस बच्चे ने इम्प्रूवमेंट के पेपर देने हो या सप्ली वगैरह के, तो वो सप्ली का फिल करेगा। नेक्स्ट ये फिर से वही मॉर्निंग या इवनिंग, तो जो यहाँ पे होगा यानी मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी वही होगा। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, केमिस्ट्री, तो यहाँ पे केमिस्ट्री लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको रोल नंबर स्लिप पे जो दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, वो आपने लिखना है यहाँ पे इस तरह, और इसको फिल करना है बबल्स को। जैसे 3 है तो इस वाली रो में जहाँ 3 होगा उसको फिल करना है। 5 है तो इस वाली रो में जहाँ 5 होगा उसको फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 2 को फिल किया हुआ है। 1 है तो 1 वाले को, 4 है तो यहाँ पे 4 को, 0 है तो 0 को। इस तरह आपके पेपर के ऊपर एक कोड लिखा जाता है। ठीक है। तो आपने वो पेपर कोड यहाँ पे लिखना है और उसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे 1340 ये पेपर कोड आपको पेपर पे गिवन होता है। ठीक है। खुद से नहीं लिखना होता। तो 1 को यहाँ फिल किया, इस वाली रो में 3 को, ये 2 के बाद 3 आ गया, फिर इसमें 4 को, 3 के बाद ये 4 और ये 0। ठीक है। इस तरह आपका पेपर कोड फिल होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम स्टूडेंट का लिखा है माहम असलम। उसके बाद फादर्स नेम मोहम्मद असलम। रोल नंबर इन वर्ड्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे 352140, तो यहाँ आएगा 3,52,140। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी जो पेपर दे रहा है स्टूडेंट, उसका नेम यहाँ आएगा। ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ मार्कशीट होती है, यहाँ से आपने पेपर स्टार्ट करना होता है, या इसको स्टार्टिंग शीट भी बोलते हैं। ठीक है। नाम उम्मीदवार, यहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे। रोल नंबर हिंसों में इस तरह लिखना है, यानी मैथ्स में। ठीक है। उसके बाद रोल नंबर अल्फाज में, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह लिखना है 3,52,140। यहाँ मजमून यानी कि जो आप पेपर दे रहे हैं वो वाला केमिस्ट्री, पर्चा इख्तियारी
जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप लोगों के जो हैं इख्तियारी सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा आपकी जो पाक स्टडीज़ है या इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, इस्लामियात के आप लोगों के लाजमी होते हैं, तो यहाँ पे आप लाजमी लिखेंगे उनके लिए। ये अब आपका केमिस्ट्री का, इसलिए यहाँ पे हम इख्तियारी लिखेंगे या इंग्लिश में इलेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे तारीख़ आ जाएगी और इम्तिहान में आप लोगों ने लिखना है बोर्ड इम्तिहान सेशन जो भी होगा, यहाँ 2020 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ वो ये कि आपको जब MCQs फिल करते हैं यानी बबल शीट उसके लिए फ़िल करते हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत एहतियात से काम करना होता है। हाँ जी, इस बबल शीट में भी आपको पेपर कोड जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पे भी आपने वही लिखना है जो पहले वाली शीट में लिखा था, ठीक है, और उसी के बबल्स फिल करने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसका बबल आपने फिल कर देना है, यानी फर्स्ट का B था तो B कर दिया, सेकंड का C था वो कर दिया, थर्ड का D था वो कर दिया, फोर्थ इस तरह। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ फिफ्थ वाले में यहाँ मैंने लगाया फिफ्थ वाला B, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि D वाला जो है वो करेक्ट है, तो मैंने B को काट के D को फिल कर दिया। तो इस तरह जब आप करते हो तो आपका रिजेक्ट हो जाता है, एक से ज़्यादा बबल्स आप फिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बहुत एहतियात से पहले आप यहाँ पे फिल टिक लगाएं, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपका राइट ऑप्शन यही है तब आप बबल फिल करें, ठीक है। या आप इस तरह बबल फिल करते हैं कि कंप्लीट जो है वो बबल फिल नहीं होता, लाइक दिस। यहाँ देखिए ये 6 वाला, यहाँ पे फिल बबल जो है वो कम्प्लीटली नहीं हुआ तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। या इस तरह हो कि बबल से सर्कल से बाहर आपका आ रहा हो तब भी आपका रिजेक्ट हो जाता है। और बात स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे उसका 5 वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, तो उसने क्या किया, नेक्स्ट जो जहाँ पे उसके ख़त्म हो रहे हैं उसने क्या किया, यहाँ पे 8 वाले को 5 की नंबरिंग दे के तो उसका फिल कर दिया, तो ये भी आपका रिजेक्टेड होता है। ना आप इस शीट में कोई चेंजिंग्स कर सकती हैं और ना ही आपको अलाउ है, ठीक है। इस केस में आपका पेपर जो है वो MCQs जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपका दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है सेक्शन 1 जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसके 3 पोर्शंस होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इन तीनों में से आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो है उसके 2 मार्क्स होते हैं। सेक्शन 2 होता है, उसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हम स्टार्ट करें शॉर्ट क्वेश्चन से, सेक्शन नंबर 1 से, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग शीट लेनी है जो कि ये अभी हमने फिल की थी ये। तो इसमें आप लोगों ने लिखना है सेक्शन 1, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करने लगी हूँ, लाइक दिस, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने इसको लिखा, मार्कर का यूज़ करना है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखने लगे हैं, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। जो नंबरिंग आपकी पेपर में मौजूद होगी आपने वही नंबरिंग जो है वो करनी है, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने ये लिखा स्टेटमेंट फर्स्ट वाली, उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगी हूँ, तो मैंने हेडिंग दी 1, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखी, हेडिंग दी 1। अब हमारे पास क्वेश्चन था डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप लोगों ने ये 1 लिखा और फिजिकल केमिस्ट्री हेडिंग दी। इसके नीचे आप लोगों ने डबल अंडरलाइन करना है, इसको डिफ़ाइन कर दिया, और साथ इसका स्कोप या एप्लीकेशन जो भी आपको गिवन होगी बुक में आपने वो लिखनी है हेडिंग के साथ, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड और सो ऑन। 5 आपने सवाल करने होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड नहीं आता, फोर्थ आता है और फिफ्थ आता है, लेकिन बाद में आपके 4 सवाल बनने हैं और उसके बाद आपको याद आया कि थर्ड वाले का आंसर ये है, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग वही लिखोगे जो यहाँ पे लिखी है, लेकिन अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला लिखा, उसके बाद मैं थर्ड वाला लिखूँगी, तो थर्ड वाला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आप यहाँ नंबरिंग 3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यानी 1 के बाद यहाँ पे सेकंड आ रहा है तो यहाँ पे आनी 2 चाहिए, लेकिन नहीं, आपने जो पेपर में गिवन होंगी नंबरिंग उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। इस तरह आप लोग इसको सारा सॉल्व करेंगे। सेकेंड पोर्शन में भी इसी तरह करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस। इनकी नंबरिंग जो है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिर हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 में आप लोगों ने कोई से 2 सवाल करने होते हैं, हर सवाल के 9 नंबर होते हैं, लेकिन इनमें A और B पार्ट होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका
ए पार्ट जो है उसके 4 मार्क्स हैं और बी के ए पार्ट के 5 हैं और बी के 4 हैं। जब आप ये पूरा ए और बी लिखोगे तब आपके 9 मार्क्स बनेंगे। और बाद स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 5 का ए कर दिया, 6 का बी कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये रॉन्ग कंसिडर होता है, ठीक है। ये दोनों आप 5 के ए भी करोगे तब वो कंप्लीट होगा, इस तरह 6 के ए भी करोगे तब वो कंप्लीट होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है। जो आपको बहुत अच्छे से आता हो उसी को हमेशा सेलेक्ट करें। तो 5, 6, 7 इनमें से आप कोई से 2 सेलेक्ट कर लें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनके ए बी पार्ट्स के साथ, ठीक है। फिर उसको आपने अटैम्प्ट करना होता है। जैसे अगर मैं 5 क्वेश्चन करने लगी तो 5 क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले ऊपर आप लिखोगे सेक्शन 2 अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, फिर आप लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है। फिर उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं पूरी, राइट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज या सिंपली प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। वो सारे राइट डाउन करेंगे। फिर 5 के नीचे या बी वाला उसका पोर्शन करेंगे ए के नीचे ही। ऐसा ना हो 5 का ए कर लें उसके बाद 6 का बी कर लें, फिर 5 का बी करें और 6 का ए, इस तरह रॉन्ग होता है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। 5 का ए किया, फिर उसी का बी करना है, फिर 6 का ए और उसका बी, ठीक है। इस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके अलावा ओवर राइटिंग या कटिंग या रिमूवर इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लिखते हुए कुछ आपसे ठीक नहीं लिखा जाता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल उसको इस तरह गन नहीं मारना। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ गलत है तो आपने ब्रैकेट बनानी है, ठीक है। उसको ऊपर छोटे छोटे क्रॉस बनाने और सिंपल एक लाइन लगा दें, ठीक है। इस तरह जब आप करते हो तो आपका पेपर बहुत रफ लगता है, इसकी वजह से इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता और आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस तरह जब आपसे मिस्टेक हो जाए तो आपने इस तरह उसको जो है वो काटना है, ठीक है। इस तरह होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम लेक्चर नंबर 1 की तरफ, सेकंड टर्म के, जो कि हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल से। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने सेकंड टर्म के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर हमारा 4 है और नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मैटर हैं, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज़ नोन एज मैटर। अब इसमें हमारे पास स्टेट्स होती हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैशियस और प्लाज्मा भी इसकी 4th स्टेट जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। अब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमने बात ये करनी है कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में आपको पता है कि मैटर जो है वो कंपोज होता है एटम से, ठीक है। जब एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो मैटर बनता है। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है लाइक ये जो स्टिक है इसमें हमारे पास मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं वो कंबाइन हुए तो ये स्टिक बनी, ठीक है। तो लाइक आपका जो आपकी चेयर है या आप तो कोई भी चीज़ जैसे आप जो चेयर या कोई पेन जो है आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके पास हज़ारों लाखों जो हैं एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो वो चीज़ बनती है। क्योंकि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम कॉमन आई से देख नहीं पाते, ठीक है। सो जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक्चुअल में वो फोर्स या वो अट्रैक्शन की फोर्सेस जिसकी वजह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं और मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उस फोर्स को, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती हैं, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है हमने प्रीवियस चैप्टर में ये डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल जो है वो पढ़ा था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग बात ये करते हैं कि कोई भी एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे तो उसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल्स, ठीक है। ऑब्टेनिंग या कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज नोन एज डुप्लेट रूल। कंटेनिंग और अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टा मतलब 8, डुप्लेट मतलब 2। तो डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल जो है वो तमाम एटम्स फॉलो करते हैं, किस लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब कोई एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 से कम या 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। वो कोशिश करेगा कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेके
अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो करें, इस तरह वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, जब वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं उस दौरान जब वो फॉलो करने के बाद उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैसेस से रिजेंबल करती है। ठीक है, जैसे नोबल गैसेस की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP6। ठीक है, तो कोई भी एटम जो है जब वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। ठीक है, यानी इस पे एंड होती है। अब बात करती हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स जैसे कि नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होती या वो स्टेबल होती हैं, वो केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाती, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारी जो हैं ये नॉन रिएक्टिव या इनर्ट होती हैं। इनर्ट का मतलब ही होता है नॉन रिएक्टिव। ठीक है, अब उसकी रीज़न ये है कि नोबल गैसेस जो होती हैं उनके वैलेंस शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल होती हैं, उनमें कोई ऐसी स्पेस नहीं होती जिसमें वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकें। ठीक है, या किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन लेके तो अपना वैलेंस शेल जो है उसमें मज़ीद एडजस्ट कर सकें। इसकी रीज़न ये है कि वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल फॉलो किए हुए होती हैं। ठीक है, उनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब वो स्टेबल होती हैं। तो अभी हमने बात की थी कि कोई भी एटम जो है वो उसी वक्त बॉन्ड बनाता है जब वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब उसमें उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उस वक्त वो अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, दैट्स वाई वो इनर्ट या नॉन रिएक्टिव होती हैं या इनको स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे जो है वो रख सकता है या उनको किस तरह कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल किस तरह फॉलो कर सकता है, उसके लिए उसके पास 3 कंडीशंस होती हैं। अब अगर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस दैन 3 हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ़ दे आर लेस दैन 3 टू अदर एटम्स। ठीक है, अगर तो किसी एटम के वैलेंस शेल में लेस दैन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह उसका ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो हो जाएगा, लेस देन 3 होंगे। अगर तो किसी एटम के वैलेंस शेल में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इफ़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैज़ 5 और मोर देन इलेक्ट्रॉन्स इन इट, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन जो है उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मोर देन 5 है ना, इसका मतलब वो गेन करेगा बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है कोई डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जैसे आप लोग कोवलेंट बॉन्ड की हम नेचर जो है वो डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है, तो इस तरह कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके या दे के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है, क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या किसी को डोनेट करेगा या किसी से गेन करेगा या शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा। 8 फिल इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तो 5 से ज़्यादा होंगे या 5 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर तो 3 होंगे या लेस देन 3 होंगे तो वो क्या करेगा, उनको गिविंग करेगा। ठीक है, दे देगा किसी दूसरे एटम को। तो इस तरह वो बॉन्ड भी बना लेगा और ऑक्टेट रूल भी फॉलो कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉन्डिंग के लिए हमारे पास जो है वो कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास जो है नोबल गैसेस वो स्टेबल होती हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो किए हुए होती हैं। तो अब 2 एटम्स जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं अपने ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए, तो एक्चुअल में वहाँ पे कुछ फोर्सेस होती हैं। हमने यहाँ बात की ना कि 2 एटम्स जो हैं जब वो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब वो जो एटम्स इनमें बॉन्डिंग हो रही है, ऑब्वियसली इसमें कोई अट्रैक्शन होगी तभी वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ना, तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास जो हैं 2 आयंस हैं, ठीक है, उनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड इसी वक्त बनेगा जब दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 एटम्स जो जिनके सेम चार्जेस हैं, ठीक है, पॉजिटिव, तो आपको पता है कि उनमें हमारे पास रिपल्शन की फोर्सेस होंगी।
अगर तो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वहाँ अट्रैक्शन की होंगी, तो बॉन्ड की नेचर डिपेंड करती है कि कौन सी फोर्सेस ज़्यादा हैं। अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी तब बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी तब बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो है अगर तो दो सेम एटम है उनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं H2 बनाने के लिए, तो वहाँ पे H और H, ठीक है, उनके दरमियान सेम एटम है ना, तो H और H के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो H2 बन जाएंगे। तो सिमिलर एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड बनेगा तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे होगा, सिमिलर या डिफरेंट, ठीक है। जैसे हमने आप लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहाँ पे भी हमने HCl के दरमियान जो बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है। तो अगर तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो चेंज होगा, कंपेरेबल वैल्यूज़ होंगी, तो उसी बेस पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड्स जो है, एक चीज़ जो हमने इसमें देखनी है वो ये कि जब बॉन्ड बन रहा होता है एक्चुअल में उस दौरान उसकी एनर्जी जो है उस सिस्टम की वो लोअर होती है, ठीक है। अगर तो एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड बनेगा, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन में ये एग्जांपल दिया है, अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्शन की फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो नहीं बनेगा, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स हैं हमारे पास, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, या इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। उसके अलावा है मेटालिक बॉन्ड। तो इस चैप्टर में हमने ये चारों बॉन्ड जो हैं वो डिटेल में पढ़ने हैं और इनसे बनने वाले आगे कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, तो एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड बनता कब है। हमने बात की कि एटम जो हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स देते भी हैं, उनसे लेते भी हैं, या शेयरिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में एक्चुअल में कोई भी एक एटम किसी दूसरे एटम को कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, ठीक है, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंटली उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब कभी भी आपको आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपके जहन में जो फर्स्ट एग्जांपल आनी चाहिए वो NaCl, कॉमन जो सॉल्ट हम घर पे टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड की बेस्ट एग्जांपल है। NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना है और NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, यानी बॉन्डिंग आयनिक हुई, इस वजह से जो कंपाउंड बना उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। इसका रिएक्शन देखते हैं, Na और Cl मिले तो बन गया NaCl। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं तो हमारे पास जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, जबकि क्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप का मेंबर है। चलिए अब इसकी नेचर देख लेते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका वैलेंस शेल जो है उसमें फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह अगर 17 ग्रुप की बात करें, क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमने ये पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था कि ग्रुप नंबर जो होता है एक्चुअल में वो बता रहा होता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का था, इसके वैलेंस शेल में 1 है, क्लोरीन 17 ग्रुप का है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब होगा ये कि सोडियम जो है, आपने अभी ये पढ़ा कि अगर तो लेस देन 3 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को गिव कर देगा, अगर मोर देन 5 होगा तो वो गेन करेगा। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशंस फुलफिल हो रही है ना, सोडियम के पास 1 है यानी लेस देन 3 और 2, और क्लोरीन जो है उसके पास 7 है यानी मोर देन 5। इसका मतलब ये कम्प्लीटली दे देगा और ये कम्प्लीटली ले लेगा, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ग्राउंड स्टेट, मतलब जब वो अभी रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 और 6 10 + 1 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन की लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो हमारे टोटल कितने बन रहे हैं, 2 2 4 + 6 10 + 2 12 + 5 17। अब क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमने जो है इसको जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये एक्चुअल में ये बैलेंस शेल को हमने डोमिनेट करने के लिए जो है वो शो करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है।
3s1 जो है ये हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। इस तरह 3s2 3p5 ये क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसको हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे होते हैं, उनकी शेयरिंग या जो भी रिएक्शन जो शो कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और दूसरे के क्रॉस से शो करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने डॉट से शो किया हुआ है, जबकि क्लोरीन के 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसको क्रॉस से शो किया हुआ है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है। अब क्या होगा कि सोडियम जब, अब ये रिएक्शन में आपको दिखाती हूँ, सोडियम का ये जो डॉट ऊपर शो कर रहा है कि इसके पास एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसने अपना वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब नेगेटिव साइन निकल रहा है तो ऑब्वियसली इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6। अब ये 3s1 टोटली ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसी को मैंने जो है वो एटॉमिक फॉर्म में, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिखा है। सोडियम फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड वाले में एक इलेक्ट्रॉन था जो कि उसने क्लोरीन को दे दिया। अब ये एक वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, शेल ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पास जो वैलेंस शेल बन रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला बन रहा है। इसका मतलब इसने ऑक्टेट रूल फॉलो कर लिया ना, एक दे के। अब यहाँ पे देखिए सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने नेगेटिव साइन निकाला है, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तो इस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बन जाएगी 1s2 2s2 2p6, 3s1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो अपने से नियरेस्ट जो नोबल गैस होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, यानी नियोन और फिर सोडियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी उस वक्त। इस तरह क्लोरीन की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक चाहिए होता है। अब ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया वो क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव ये साइन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी होती है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव साइन जब लेके क्लोरीन के पास आएगा, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 3p6 हो जाएगी, ठीक है। सेम वही 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। पहले 3p5 थी, अब 3p6 हो गई। इसका मतलब उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। इस तरह जो है इस पे भी नेगेटिव साइन आ गया और इस पे भी। अब ये चार्ज स्पीशी हो गई ना, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो बन गया NaCl, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है जो कि हमारे पास एक। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं चीज़ें मार्क करवा देती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमारा 4th चैप्टर है। इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें आप लोगों ने द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स एटम्स। ये आप लोगों ने MCQ के लिए अंडरलाइन करना है। द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच अपेयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस। द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेज और केमिकल बॉन्ड्स। ये आप लोगों की एक डेफिनेशन आ रही है इसमें, ठीक है, केमिकल फोर्सेज या केमिकल बॉन्ड, ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास जो है वाई डू एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो इसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा, वाई डू एटम्स रिएक्ट, ठीक है, वाई डू एटम्स रिएक्ट। तो इसमें आप लोगों ने आंसर जो है वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ आएगा, ठीक है। वाई डू एटम्स रिएक्ट, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ आएगा। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड tends to become more stable. Atoms achieve stability by attaining electronic configuration of noble gases. Which one is helium, neon and argon? NS2 NP6। ये आप MCQ के लिए भी कर सकते हैं, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Having 2 or 8 electrons in the valence shell is sign of stability. Attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule, while attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule। इसमें आप लोग ये कंप्लीट लिखेंगे। उसके अलावा इसमें जो सब आपकी डेफिनेशंस आ रही हैं ये भी आ रहा है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन डुप्लेट रूल या डिफाइन ऑक्टेट रूल, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी नीचे आपका ये डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका एक सवाल हो गया, वाई डू एटम्स रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकंड पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन आएगा, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव,
ठीक है। तो इसमें आप ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे, द नोबल गैसेज डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल्स completely filled, their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons, therefore noble gases do not gain, lose or share electrons, that is why they are non-reactive। ठीक है, यानी सिंपली इसमें यही बताया हुआ है कि उनके जो वैलेंस शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, उनमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की या शेयरिंग करने की या लूज़ करने की। ठीक है, वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, दैट्स वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर दिस पर्पस एटम्स combine with one another which is called chemical bonding, in other words atoms form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electronic configuration। inert gas मतलब नोबल गैसेस। ठीक है, ये सिंपली जस्ट इसको रीड आउट कर लें। उसके बाद आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसमें आप लोगों ने ये 3 वेज लिखने हैं, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इफ़ दे आर लेस देन 3, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ़ दे आर 5 और मोर देन 5, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर आइटम्स। ठीक है, ये आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। अभी तक मैंने आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मार्क करवाए हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, द एटम्स हैविंग लेस देन 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल आर अनस्टेबल। ये MCQ के लिए दोनों लाइनें कर लें। ठीक, उसके बाद जो है इसमें नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स, द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। इसको MCQ के लिए अंडरलाइन करें, पोजीशन ऑफ एटम इंडिकेट्स ग्रुप नंबर। ओके, उसके बाद सिंपली इसमें कुछ भी ऐसा सच नहीं है जो आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। तो इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है केमिकल बॉन्ड की। इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स देम टुगेदर। ओके, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell either by sharing, losing or by gaining electrons is called octet rule। ये प्रॉपर डेफिनेशन है octet rule की, इसको अंडरलाइन कर लें। उसके साथ एग्जांपल मस्ट है, जैसे आप इसमें octet rule में एग्जांपल साथ लिखोगे, नोबल गैसेस फॉलो द octet rule। ठीक है, उसके बाद है दिस octet rule only symbolize that noble gas electronic configuration should be attained by atoms। आप लोग ऑक्टेट रूल में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैसेस की एग्जांपल देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बाय शेयरिंग, गेनिंग, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डुप्लेट रूल। ओके, इसमें आप लोग एग्जांपल लिखोगे, कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की, व्हेन हाइड्रोजन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉलोज डुप्लेट रूल। ठीक है, उसके बाद है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स सिंपली। ओके, इसमें आप लोगों ने सिंपल केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन की, डुप्लेट रूल की, ऑक्टेट रूल की और साथ एग्जांपल्स। ठीक है, डुप्लेट रूल में आप लोग हाइड्रोजन की लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉलोज डुप्लेट रूल। उसके बाद ऑक्टेट रूल में आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस फॉलोज द ऑक्टेट रूल। If the bond formation is between ions, it is due to an electrostatic force of attraction between them। ठीक है, ये MCQ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, कि अगर आयंस के दरमियान बॉन्ड बन रहा हो तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। ठीक है, बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, देन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी म्यूचुअल और वन साइडेड, यानी जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं तो एक्चुअल में दोनों ही शेयर कर रहे होते हैं, या कोई एक एटम जो है वो जब दोनों एटम्स जो हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों शेयर करते हैं। लेकिन जब वन साइडेड होती है तब दोनों एटम्स कंबाइन कर रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो एक ही एटम शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग ये 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये MCQs भी। एक तो है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस और बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सिमिलर एटम्स। ठीक है,
When two approaching atoms come closer, the attractive as well as repulsive forces become operative. The formation of a chemical bond is the result of the net attractive forces which dominate. The energy of that system is lowered and molecule is formed. यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, एक्चुअल में वहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस होती हैं, तो बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और उस दौरान उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है, तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा और उस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपली इसमें यही बताया हुआ है। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि यही जो है वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। दे यूजली रिसाइड इन द इनकम्प्लीट और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे रिजल्ट इन फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन आती है तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिखनी है और किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना के, जैसे अब मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसमें आप लोगों ने क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना के, तो जैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो आप लोगों ने बता देना है 3s2 3p5 को अंडरलाइन करके, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया था, तो बता देना है कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स जो हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड वो हैं 4 आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। अब डिटेल में हम स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन करेंगे जो कि स्टार्ट होती है यहाँ से। द टाइप, दिस टाइप नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आप लिखेंगे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ NaCl इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों ने लिखना है। ये जो आपकी स्टार्टिंग में है इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। यहाँ सिंपली आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ये 2 सवाल बनते हैं, इनका दोनों का आंसर जो है वो सेम ही है। ठीक है, यहाँ से लेके The elements of group 1 and group 2 being metals have tendency to lose electrons, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिव चार्ज आयंस। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उन पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, whereas non metals of group 15 to 17 have tendency to gain electrons, they are electronegative elements with high electron affinities। ठीक है, इफ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू ग्रुप्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दे आर अलाउड टू रिएक्ट, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन भी एक बन रहा है, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये 3 सवाल बन रहे हैं, नेचर ऑफ ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 एलिमेंट्स। उसके अलावा वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये तीनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लाइन से लेके सेकंड लास्ट लाइन तक, फॉर्म्ड तक। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने, जब आपको आयनिक बॉन्ड पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आता है, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेफिनेशन लिखनी है आयनिक बॉन्ड की, उसके बाद एग्जाम्पल लिखनी है, इसमें ये सारा लिखेंगे आप। उसके बाद जो है ये आप लिखेंगे रिएक्शंस। द फ्रेम इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़, इसमें आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन करें, यहाँ से लिखेंगे sodium has only 1 electron and chlorine has 7 electrons. Sodium being electropositive element has tendency to lose electron and chlorine being electronegative element has tendency to gain electron. Therefore they form positive and negative ions by losing and gaining electrons respectively. They attain electronic configuration to the nearest noble gases। ठीक है, ये एग्जाम्पल जब लिखोगे उसके बाद ये हमारा एक्सप्लेनेशन में सारा आ रहा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे सिंपली, ये रिएक्शन में आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिव आयन एंड इट इज़ लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल विच इज़ will now become the valence shell. By gaining 1 electron, chlorine atom now also has 8 electrons in its outermost shell and becomes chloride ions. Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions. They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic forces of attraction between them such as these। इस पैराग्राफ को आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लें। ठीक है,
लॉन्ग में आप लोगों ने इसको ऐड नहीं करना, ठीक, लेकिन लॉन्ग में आप लोग ये रिएक्शन लिखेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स अस NaCl। उसके बाद इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजुअली गिवन आउट। ये MCQ में भी आ सकता है। द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। होप सो आपको समझ आ गई हो। अगेन आपको बता दूं कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आयनिक बॉन्ड, तो उसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल, फिर ये सारा लिखेंगे, उसके बाद ये भी लिखेंगे, यहाँ तक आएगा, और ये रिएक्शन और ये लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद आप जो है ये भी बता सकती हैं वैसे लास्ट वाले पैराग्राफ में। इसके बाद आप लोग ये लिखते हैं नेचर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ये ऐड कर दें। अगर 4 मार्क्स में हो तो इतना काफ़ी है, अगर 5 मार्क्स में हो तो आप लोग ये भी ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए मार्क करवाई हैं चीज़ें, वो भी आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छे से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।